बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष हों या फिर यदा कदा सरकार में आकर के वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करते हैं, तब भी मुसलमान याद नहीं उन्हें आते हैं। सर्वे रिपोर्ट क्यों इतना असमंजस की स्थिति में है और चुनाव में अचानक से स्थितियां क्यों बदलती जा रही है? उनका वो 15 साल वाला शासन है, वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। लोगों को परेशान करने और दबंगई के पर्याय हुआ करते थे। आज भी वो लोग आखिर तेजस्वी यादव के खेमे में क्या कर रहे हैं? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबा वानी लेकर के आपके सामने आए हैं और बाबा वानी में आज बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव, जो पहले चरण के चुनाव के सरगर्मी जो है, वो जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वोटिंग की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे और कुछ निकल करके सामने आता जा रहा है। दो लाइनों से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये लाइन अभी अभी जो राजनीतिक माहौल बने हैं उसके आधार पर आई है कि उंगली पर फिर से स्याही लगने वाली है। उंगली पर फिर से स्याही लगने वाली है, बिहारियों की किस्मत बदलने वाली है। उंगली पर फिर से स्याही लगने वाली है, बिहारियों की किस्मत बदलने वाली है किसमें कितना दम, तौलते रह जाएंगे। है किसमें कितना दम, तौलते रह जाएंगे, फैसला तो आधी आबादी करने वाली है। समझाते हैं, कोशिश करते हैं वो तथ्य रखने का कि आखिरकार आप क्यों चौंक रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट क्यों इतना असमंजस की स्थिति में है और चुनाव में अचानक से स्थितियां क्यों बदलती जा रही है? क्यों बयानों में तल्खियां कुछ अलग दिशा में जा रही है? क्या होगा इस बार के चुनाव में? किसकी सरकार बनने वाली है और कौन इस बार बिहार को 5 साल के लिए लीड करने वाला है, या फिर आगे होने वाला क्या है? इन सभी तथ्यों पर अगर गौर कीजिएगा तो आपको एक बात सामने नजर आएगी कि अचानक आनन फानन में जो कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही थी कि वो इस बार चुनाव के बाद बहुत सारे फैसले लेगी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक सामंजस्य बिठा करके सीट शेयरिंग का समझौता तो अंततः आनन फानन में हो गया। जिस दिन अंतिम दिन चुनाव प्रचार के, माफ कीजिएगा, नामांकन की तिथि थी, उस दिन तक ये फैसला हो गया और ये तय हो गया कि 143 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस अपने 61 उम्मीदवारों के साथ मैदान में होगी। वहीं वाम दल को भी बहुत कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ, मुकेश सहनी को अंतिम में जब नामांकन हो गए, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, नामांकन की तिथि और नाम वापस लेने का जब अंतिम दिन चल रहा था दूसरे राउंड का, तब जाकर के चीजें समझ में आई और आनन फानन में एक बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। लेकिन यहां आकर के बहुत बड़ा गच्चा खा गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का यह फैसला करना और करवाना, उनकी जिद कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक अलग दिशा में लेकर के चली गई और यहां से एक नई कहानी गढ़ी जाने लगी। मुसलमानों को ऐसा लगा कि वो 17-18% हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं महागठबंधन को, तो उनके इस बिना शर्त समर्थन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और 2%, 3%, 5% वाले को प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जबकि इसी काम को लेकर के 2005 में अपनी पार्टी तक को गंवा दिया था रामविलास पासवान। जब रामविलास पासवान को ऐसा लगा था कि मुसलमानों को एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और तेजस्वी यादव जिन मुसलमानों के एमओआई समीकरण पर बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष हों या फिर यदा कदा सरकार में आकर के वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करते हैं, तब भी मुसलमान याद नहीं उन्हें आते हैं और चुनाव प्रचार के साथ साथ जब उम्मीदवारों के चयन होते हैं उसमें भी मुसलमानों की संख्या उन्हें उनके अनुपात के बराबर में नजर नहीं आती है। लेकिन अपने लिए, अपने लोगों के लिए, यादवों के लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव का ये फैसला कुछ लोगों को पार्टी में शामिल कराना और कुछ लोगों के साथ सीट शेयरिंग का समझौता और उप मुख्यमंत्री तक का कुर्सी दिलवा देना, उसके लिए जिद करके मजबूर करना कांग्रेस को, कहीं ना कहीं अब उल्टा भी पड़ सकता है। इसके पीछे की कहानी यदि आप समझेंगे तो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि आखिरकार तेजस्वी यादव के सीएम चेहरा घोषित होने के बाद आखिरकार अचानक से 72 घंटे में क्या ऐसा बदल गया जिसकी चर्चा खूब हो रही है और भीतर खाने में एनडीए गठबंधन बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में गेंद कैसे आई है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे।
लेकिन इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, लेकिन उनका वो 15 साल वाला शासन है वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। उससे न तो उनका पीछा छूट रहा है और न ही वो इस पर कुछ विशेष कर पा रहे हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कई उन्हीं के समाज के जो नेता हैं, जो युवा हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और स्पष्ट तरीके से आपको बता दें कि मैंने तो करीब 20-25 युवाओं का, यादव समूह से आने वाले उन युवाओं के बीच में अचानक से मुझे रोक करके लोग कहने लगे, मेरी कुछ जो खबरें हैं उन खबरों को लेकर के उन लोगों ने हमसे पूछा भी और कहा भी कि आपने जो बाबा कहा है हम उस पर कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। उन युवाओं ने मुझसे बातचीत किया और सीधे तौर पे कहा कि अगर लालू प्रसाद से अलग तेजस्वी यादव कुछ करना चाहते हैं तो उनके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं जो लालू प्रसाद के शासनकाल में दमंग कहे जाते थे, जिनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी, जिनको लेकर के कई तरह की बातें गढ़ी और मढ़ी जाती थी। कहा यह जाता था उनके राइट हैंड थे और आतंक, लोगों को परेशान करने और दमंगई के पर्याय हुआ करते थे। आज भी वो लोग आखिर तेजस्वी यादव के खेमे में क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने बदलाव की बात कही है लेकिन वो बदल नहीं पाया है। आज भी उन्हीं के सहारे वो सफर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से अमित शाह ने, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह से तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं जिनसे आज भी लोग डरते हैं और फिर से जंगल राज आने की कल्पना से ही सिहर उठते हैं। ये सभी बातें नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योजनाओं की रणनीतियों की बात करें तो नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है। चुनाव की घोषणा से 2 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने अपने लय में आकर के और एक्शन शुरू किया तो वो रुके नहीं, फिनिशिंग लाइन पर जाकर के ही उन्होंने दम लिया और अंततः उन्होंने वो सारी बातें जो आने वाले 5 साल में वो करने वाले हैं उसको बिना मैनिफेस्टो के लोगों तक पहुंचाया भी, कई योजनाएं शुरू भी कर दी और कई योजनाओं के शुरुआत होने के साथ साथ उसकी कड़ियां अब आने वाली जो सरकार होगी उसके साथ जुड़ जाएंगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह एहसास जरूर करा दिया बिहार के 14 करोड़ लोगों को कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार किस तरह से विकसित राज्यों की श्रेणी में आने लगेगा। 2 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं, इनमें से 1.25 यानी 1.25 करोड़ के आसपास महिलाओं को 10,000 रुपए का जो पहली किस्त है वो दे दी गई है और इससे वो अपना रोजगार शुरू करें। ये बात यहीं तक नहीं रुकी है, इसके साथ साथ विशेष फोकस इस पर तेजस्वी यादव भी कर रहे थे कि इन लोगों को अपने पक्ष में कर लें। 2500 रुपए देने की बात चल रही थी महिलाओं को। मां बहन योजना की शुरुआत हो गई थी और कांग्रेस भी इसको चाहती थी कि वो करे, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव ने जैसे ही इन सब बातों को कहा तो नीतीश कुमार समझ गए थे कि नीतीश कुमार का जो असली वोट बैंक है, जहां से वो गेम पलटते हैं, वो कहीं दूसरे खेमे में ना चला जाए। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था ना अपनी उन 4 लाइनों में कि इस बार का खेल जो है, आप तराजू पर भले ही नीतीश को और तेजस्वी को तौलते रहें, बीच में आप ये भी कहते रहे कि प्रशांत किशोर के आने से क्या असर पड़ेगा, फलाने से क्या असर पड़ेगा, चिल्लाने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें अंतर पैदा करने वाली वो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं आज भी नीतीश कुमार का गुणगान गाती है। भारत लाइव देखिए ना आप, भारत लाइव के हर उस एपिसोड का एक अंश जरूर होगा जिसमें महिलाएं ये बात कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है और उनके शासनकाल में हम सुरक्षित हैं। पिछले 20 सालों से महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आया है और नीतीश कुमार ने इसके लिए काम भी किया है। क्या क्या काम किया है, जिस काम को उन्होंने किया है वो माइलस्टोन है और आने वाली सरकारें फिर 20 साल में यदि अगर इस तरह के काम को आगे बढ़ाएंगी, उससे अच्छा है कि नीतीश कुमार को मौका दीजिए और नीतीश कुमार को पता है कि क्या करना है। अब ये परसेप्शन आगे से चल रहा है। तेजस्वी के चेहरे घोषित होने के बाद जीविका दीदियों की जो वेतन बढ़ाने की बात की गई है, कहा गया है कि उन्हें अस्थायी कर दिया जाएगा, 30,000 रुपये उन्हें वेतन दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो लॉजिकली इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये संभव अभी तक नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो सबसे बेहतर रास्ता था उस पर मंथन करने के बाद, शोध करने के बाद उस पर एक रास्ता निकाला
कि मछली खाना नहीं, मछली मारना सिखा दें। और यही काम उन्होंने सिखा दिया है कि आप अपना रोजगार शुरू कीजिए और जरूरत पड़े तो हमसे और भी पैसा ले लीजिए, जो कि ब्याज मुक्त होगा और आप अपने रोजगार को और बड़ा करके और भी लोगों के लिए आप नौकरी और रोजगार सृजन कर सकें। छात्राओं को लेकर के स्कॉलरशिप की बात की गई है, तो वहीं विधवा, बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को जो उनकी सहयोग राशि है उसे बढ़ा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बात जरूर किया है कि वो एक आगे का सपना दिखा गए हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसमें सीधी तौर पे नजर आ रहा है कि दोनों खेमे की अगर बात करें तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवारों को महिला के रूप में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी 13 महिलाओं को उतारा है। इसके बाद कुशवाहा और चिराग की बात करें तो उनके 35, 29 और 6, 35 जो उनके कैंडिडेट हैं उनमें से 6 महिलाएं हैं। तो वहीं 2 महिलाओं को जीतन राम मांझी ने भी उतारा है, यानी सब मिलाकर के 34 महिलाओं को स्थान दिया गया है। वहीं अगर बात करें आरजेडी ने 143 में से 24 महिलाओं को और कांग्रेस ने 61 में से 5 महिलाओं को स्थान दिया है। अब इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अगर तुलना की जाए तो इस तुलना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में नीतीश कुमार बहुत आगे निकलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में जो किया है वो आंकड़ों में है और लोगों के जहन में भी है, उससे लोगों का फायदा भी हो रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव को भी ये सब करना है और तेजस्वी यादव को करना है तो उसके पीछे के भी लोग जोड़ घटाव शुरू कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते, बाकी के दलों का क्या औचित्य होगा, कितना वो आगे कर पाएंगे, इन सभी बातों को जोड़ घटाव करके लोग देख रहे हैं। तो उसके आधार पर चीजें बदल रही हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव का सीएम के चेहरा के रूप में घोषित होने के 72 घंटे के बाद पूरी बाजी जो है पलट गई है और गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में आ गया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप योजनाओं की बात करें जो तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मंचों से घोषणा कर रहे हैं, उसमें नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस बात को नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। इन योजनाओं में कई योजनाएं ऐसी शामिल है जिसमें महिला उद्यमी योजना है। इसके तहत अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए 10,000 रुपए देने की बात हो रही है और इसमें 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की भी व्यवस्था है, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में भी दिया जाता है। इसको पूरी तरह से ऋण मुक्त रखा गया है। इसके बाद पिंक बस सेवा भी शुरू की गई है जिससे महिलाएं सुरक्षित होकर के यात्रा कर सकें और बेहिचक अपना काम कर सकें। आगे भी इसमें ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी, इस बात की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। काफी हद तक महिलाओं के लिए ये एक सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। महिला हाट की व्यवस्था की जा रही है, जहां पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। यहाँ महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, उसे बेचने और लोगों तक पहुंचने का भी काम किया जा सकेगा। इसके बाद महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है जिसमें महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के और महिला चालक के रूप में काम करेंगी, जिन्हें आपको पता ही है कि पिंक बस सेवा के साथ साथ और कई तरह की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। महिला सम्मान बचत योजना के तहत महिलाओं को उच्च ब्याज दर पर निवेश का सुरक्षित विकल्प प्रदान करने के लिए महिला सम्मान बचत योजना की शुरुआत की गई है। इतना ही नहीं, लखपति दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार को मदद करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 1 लाख रुपये देने की बात भी चल रही है। इसके बाद पोषण 2 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से दूर करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें गर्भवती महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र की सरकार तो पहले से ही राशन दे रही है, ये आपको पता ही है। महिला छात्रावास की व्यवस्था की गई है जिसमें कामकाजी महिलाएं जो हैं वो अगर चाहें तो इसमें रह करके अपने लिए सुरक्षित भी रह सकती हैं और यहाँ सारी किफायती व्यवस्था की गई है। किफायती आवास भी उनको मुहैया कराया जाएगा। पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी और इसे नीतीश कुमार ने किया है सार्वजनिक स्थानों पर। इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और सुनिश्चित करने के लिए इसको पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित किया गया है और उसे स्थापित किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये भी आपको पता है कि 35% महिलाएं आपको सरकारी सेवा में नजर आ रही होंगी। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार ने पंचायतों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, जिसमें आप सरपंच, मुखिया
और वार्डों में भी आप 50% महिलाओं को देखते हैं। महिला उद्यमी, पिंक बस सेवा, महिला हाट, महिला छात्रावास जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और सशक्त बनाना है। ऐसे में आप जितना भी वादा कर लें, दावा कर लें, एजेंडा लेके चले आए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें बहुत आगे हैं और असल में ये वही महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार के हिडन वोटर हैं। वोट से पहले नीतीश कुमार के पाले में गेंद आ गई है और ऐसी स्थिति में नीतीश के पाले में गेंद आने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत भी दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को अभी भी एकजुट होने के लिए सातों दल आपको एक मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। जब नजर आने लगेंगे तब आप इस लड़ाई को बराबर का समझ सकते हैं। लेकिन एक स्टेप आगे निकल करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और चुनाव के ऐन वक्त पर पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। अब इसमें कितना परिवर्तन होता है, कितना सफल होते हैं, ये तो 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें तेजस्वी और नीतीश के तुलना अगर करें तो पलड़े पर नीतीश कुमार का भार ज्यादा वजनदार नजर आ रहा है। योजनाओं के दृष्टि से देखें या फिर नीतीश कुमार के कार्यों को देखें, दोनों स्थिति में नीतीश कुमार ने एक बेहतर विकल्प जरूर दिया है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता और खास करके वो आधी आबादी जो निर्णायक भूमिका में है वो क्या फैसला लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाबा वानी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।